कि मैं अपनी जापान के 8 साल जो मैंने इधर गुज़ारे हैं, उसका एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ऐज़ अ फ़ॉरेनर क्या जापान में रहना आसान है या मुश्किल है? ऐज़ अ स्टूडेंट इधर आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, ये सोच समझ के आपको इधर आना होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यार जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया है कि मैं अपनी जापान के 8 साल जो मैंने इधर गुज़ारे हैं, उसका एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ऐज़ अ फ़ॉरेनर क्या जापान में रहना आसान है या मुश्किल है? और 8 साल पहले का जापान और अभी के जापान में क्या-क्या चीज़ें फ़र्क है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि अगर कोई शख्स 2026 में या 27 में जापान में आने का सोच रहा है, जापान के बारे में बहुत-बहुत अच्छी चीज़ें सोच के बैठा हुआ है, तो वो क्लियर हो जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कि मेरा नाम है फैसल और मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं जापान के अंदर 8 साल एज़ अ लॉन्ग टर्म वीज़ा रह रहा हूँ। और मैंने इधर स्टडी भी की है, वर्क भी किया है, इधर शादी भी की है, सारी चीज़ें की हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि यार क्या अगर आप मेरी जगह होते हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी और क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात की जाए कि मैं कब जापान आया था, तो मैं आपको बता दूँ कि 2018 के अंदर मैं जापान आया था और मैं अपने वालिद के साथ जापान आया था, यानी अपने पापा के साथ जापान आया था, जिनको इधर 30 से 40 साल हो चुके हैं, ठीक है? तो मेरे पापा ने इधर आके वर्क किया वगैरह-वगैरह, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हैं। तो जब मैं इधर आया था तो मैंने स्कूल लाइफ़ से स्टार्टिंग की थी और सबसे एक बड़ा बेनिफिट्स जो मुझे देखने को मिला है वो ये था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पापा थे, उन्हें पहले से जैपनीज़ आती थी, इसलिए मुझे सीखने में ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो मुझे ट्रांसलेट करके हर चीज़ बताते रहते थे। लेकिन अगर आप जापान आते हो और आपको जैपनीज़ नहीं आती, यानी आप जापान आते हो और अपने मुल्क से, अपने इंडिया या पाकिस्तान से जैपनीज़ सीख कर नहीं आते, तो इधर आपको आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि जैपनीज़ अक्सर आपसे बात ही करना पसंद नहीं करेंगे अगर आपको जैपनीज़ नहीं आती। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जिन लोगों को लगता है यार जापान रहने के लिए बहुत ईज़ी है और जापान के अंदर समझ लें बहुत ज़्यादा कमाई है, आप महीने के 3 से 4 लाख कमा लोगे, ऐश ही करोगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यार देखें, 8 साल पहले का जापान और 8 साल अभी का जापान, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूँ कि इमेजिन करो कि आप महीने के 3 से 4 लाख अर्न कर लेते हो, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ़ 1 लाख घर का रेंट और बिजली और गैस के बिल पे करने में चला जाएगा। और वैसे भी मंथली 3 से 4 लाख अर्न करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपका वीज़ा स्टेबल होना चाहिए और आपकी लैंग्वेज एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। और चलिए अगर बात कर लेते हैं कि आप महीने के 3 लाख कमा भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ 1 लाख घर के रेंट और ये सब चीज़ों में चले जाएँगे और उसके अलावा अभी आपने जापान को टैक्स भी देना है। जी हाँ, जापान में रहने के लिए आपको समझ लें जितनी आप अर्निंग करते हैं उस मुताबिक आपको इधर टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मेरी बात करूँ तो मैं इधर समझ लें 40 से 50,000 ओनली जापान को टैक्स पे करता हूँ इधर रहने के लिए। और अगर आप इधर आके टैक्स पे नहीं करोगे, तो आप जब नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने जाओगे, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको आपके मुल्क, आपको आपकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जापान आते हैं, तो आपको इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्योंकि सुबह आपको स्कूल जाना होगा और गुज़ारे के लिए रात को आपको काम करना होगा। यानी समझ लें 3 से 2 घंटे आपको अपनी नींद को देने होंगे और उसके अलावा सारा आपको काम करना होगा। और इधर आके आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। तो समझ लें अगर आप एज़ अ स्टूडेंट इधर आओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, ये सोच समझ के आपको इधर आना होगा। और चौथे नंबर पे बात करते हैं कि मैं किस तरह स्कूल लाइफ से जॉब की तरफ आया। तो समझ लें स्टार्टिंग के जो मेरे 6 साल थे वो मैंने स्कूल को दिए, यानी इधर शोगाक्को एक लेवल होता है जो कि 6 क्लास तक होता है, उसके ऊपर होता है चूगाक्को जिसके अंदर 9th क्लास होती है और उसके ऊपर होता है कोको जो कि 10th, 11th, 12th होती है, ठीक है? तो ये सब क्लियर करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया क्योंकि मेरा दिल नहीं था। उसके बाद मैंने फाइनली जॉब यानी वर्क की दुनिया में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई इतना ज़्यादा हार्ड जिस तरह से आप इंडिया पाकिस्तान में देखते हो इस तरह का तो नहीं है। लेकिन हाँ, इधर एक अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको फेस करने को मिलेंगी। और अब 5वें नंबर पे बात करते हैं कि जो जापान का वेदर है, यानी इधर जापान के वेदर की कुछ भी समझ नहीं आती। एक दिन पहले कुछ और होगा और दूसरे दिन कुछ और होगा। यानी एक तरफ धूप निकली हुई है और दूसरी तरफ बर्फबारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ के जापान आना होगा अगर आप आ रहे हैं, ठीक है? और जापान का वेदर सच में बिल्कुल भी समझ से बाहर है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इधर बीमार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इधर मुश्किलें लोगों को देखने को मिलती हैं मौसम के हवाले से। और अगर बात करें छठे नंबर पर कि ऐज़ अ मुस्लिम जापान में रहना कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐज़ अ मुस्लिम जापान के अंदर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्योंकि इस जापान के अंदर आपको जो गंद देखने को मिलेगा शायद ही वो आपको किसी और कंट्री में देखने को मिलेगा। इधर नॉर्मली लोग शराब पी के रोड पे पड़े होते हैं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा बदनज़री इधर है जिसकी आपको हिफाज़त करनी होगी। बाकी अगर बात की जाए खाने की भी, तो आपको हर जो बाहर नॉर्मल स्टोर में चीज़ें मिलती हैं, जो स्नैक्स आप नॉर्मली खाते रहते हो, जब आप इधर आके खाने की कोशिश करोगे, आपको उधर पीछे पता चलेगा, लिखा होगा कि उसके अंदर जानवरों का जो मांस है, उसका पाउडर डाला हुआ है,
जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें इधर आके नहीं खा सकते, ठीक है? इधर चंद चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा चंद होती हैं और उसके अलावा इधर हलाल फूड भी आपको मिल जाएगा और मस्जिदें भी इधर आपको मिल जाएँगी और फ़ॉरेनर तो हर कंट्रीज़ में ही आपको मिल जाएँगे। और अब लास्ट में बात करते हैं कि एज़ अ फ़ॉरेनर क्या जापान में आना सेफ़ है? क्या जापान में आना चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ कि फ्यूचर में जापान ख़त्म हो जाएगा, ये फ़ॉरेनर्स को फुल निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। अभी रिसेंटली समझ लें जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हुई है और वो फ़ॉरेनर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, वीज़े के मामले में भी और बहुत सारी चीज़ों के मामले में। इसलिए एज़ अ फ़ॉरेनर मुझे लगता है कि जापान में हमारा फ्यूचर नहीं है। हमें चाहिए कि हम किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएँ क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ़ और बेहतर रहेगा। बाकी इसकी जापान के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप जाओगे आपको अच्छा भी लगेगा, आप एन्जॉय भी करोगे। लेकिन जापान अभी वो नहीं रहा जो पहले था और अक्सर चीज़ें जो आपको सोशल मीडिया में जापान के हवाले से सुनने को मिलती हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं यानी झूठ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सच ही होती हैं। ठीक है? तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।